दोस्तों, कुछ जीएसटी के चेंजेस जो कि फाइनेंस एक्ट 2025 में आए थे, जिसको एप्लीकेबल किया गया 1 अक्टूबर 2025 से थ्रू नोटिफिकेशन नंबर 1625, यानी कि 17 सितंबर 2025 को ये नोटिफिकेशन आई, जिसमें कहा गया कि जो जीएसटी के चेंजेस प्रपोज किए गए थे फाइनेंस एक्ट 2025 में, वो 1 अक्टूबर 2025 से एप्लीकेबल है। तो वो चेंजेस क्या क्या हैं वो हम देख लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहला चेंज है सेक्शन 38 ऑफ सीजीएसटी एक्ट में, जिसमें बोला गया कि आपका जो सेक्शन 38 है उसमें पहले ऑटो जनरेटेड स्टेटमेंट हुआ करती थी। ऑटो जनरेटेड स्टेटमेंट किसको बोलते थे? जीएसटीआर 2बी को। यानी जब आप जीएसटीआर 3बी फाइल करने जाते थे तो उसमें आपका आईटीसी जो है ऑटोमेटिकली आ जाता था, बिकॉज जीएसटीआर 2बी ऑटोमेटिकली जनरेट होता था, और जो 2बी का एलिजिबल आईटीसी है टोटल को ही एलिजिबल मान के 3बी में ऑटो पॉपुलेट कर दिया जाता था। लेकिन अब क्या कहा गया है कि आपको आईएमएस यानी इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर जाके जो इनवॉइसेस वहाँ दिख रही है, उन इनवॉइसेस को या तो एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। तो आपकी होंगी तो आप एक्सेप्ट करेंगे, आपकी नहीं होंगी तो आप रिजेक्ट कर देंगे। यानी सिर्फ आप अपने वाली जो वैलिड इनवॉइसेस जिनका आपने पेमेंट भी किया हो, अदरवाइज तो आप अगर वैसे ही एक्सेप्ट कर लेंगे तो इन फ्यूचर अगर कोई केस लगा और अगर आपकी नहीं होगी तो आप पेमेंट उसको करेंगे नहीं। सिर्फ जीएसटी इनपुट लेने के लिए तो पेमेंट करेंगे नहीं। तो 180 डेज के अंदर अंदर पेमेंट नहीं की होगी तो वो रिजेक्ट हो जाना है फ्यूचर में। तो पहले क्या था, एडोक आप क्लेम कर लेते थे तो फर्दर कोई और आर्ग्यूमेंट भी देने लायक थे आपके, भाई नहीं नहीं ये वाला इनवॉइस भी मेरा ही था, या जो भी आप आर्ग्यूमेंट देते। अब ऐसा कोई आर्ग्यूमेंट देने की नौबत ही नहीं आएगी, क्योंकि आपको आईएमएस में जाके पहले से ही अपने इनवॉइसेस को सेलेक्ट करना पड़ेगा। आप सारे कर लेंगे तो सारे आपके मान लिए जाएंगे, और वो तब 2बी जनरेट होगा और तब 2बी से फिगर 3बी में जाएगी। यानी 3बी फाइल करने से पहले अब आपको एक स्टेप और फाइल और करना पड़ेगा, जो कि जीएसटीआर 2बी जनरेट करने वाला है। तो ये मैंने सिंप्लीफाइड लैंग्वेज लिखी है। सबसे पहले ये एक्सट्रैक्ट ऑफ द ऑफिशियल गजट दिया है, जो कि फाइनेंस एक्ट का हिस्सा है, जिसमें अमेंडमेंट एग्जैक्टली लिखी हुई है कि इन सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 38 द वर्ड एन ऑटो जनरेटेड स्टेटमेंट, द वर्ड अ स्टेटमेंट शैल बी सब्स्टिट्यूटेड। मतलब जो वर्ड ऑटो जनरेटेड स्टेटमेंट वाला है उसके अगेंस्ट अ स्टेटमेंट वर्ड क्रिएट कर दिया गया है, जिसका मतलब ये रहेगा अ स्टेटमेंट किसको बोला गया है? जो स्टेटमेंट आप खुद जनरेट करेंगे इन फॉर्म ऑफ जीएसटीआर 2बी। पहले वो ऑटो जनरेट थी। ठीक है जी। तो इसी को हमने सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में जो ये लिखा है, नाउ फ्रॉम अक्टूबर 25 जीएसटीआर 2बी विल नीड टू बी जनरेटेड वाया IMS instead of auto-populated ITC in GSTR 3B. Means before filing of GSTR 3B, one more step to be followed, that is to create the GSTR 2B. ठीक है जी। तो कंप्लीट मैटर ऑफ द सेक्शन इज लाइक कि भाई पूरा सेक्शन पढ़ने के हमें कोई फायदा नहीं है, सिर्फ हम रेलिवेंट पोर्शन जो हमने हाईलाइट किया हुआ है, स्टेटमेंट वर्ड जो उन्होंने यहाँ पहले ऑटो पॉपुलेटेड लिखा हुआ था, अब अ स्टेटमेंट लिख दिया। अ स्टेटमेंट क्या है? जो स्टेटमेंट आप खुद जनरेट करने वाले हैं आईएमएस में जाके सेलेक्ट या रिजेक्ट करके। ठीक है जी। तो पहला अमेंडमेंट ये है जो कि 1 अक्टूबर से आपका एप्लीकेबल है, यानी अक्टूबर में जब आप फाइलिंग करेंगे तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। दूसरा अमेंडमेंट क्या है? सेक्शन 39 में, जिसमें क्या बोला गया कि इन सेक्शन 39, ये फिर से हम एक्सट्रैक्ट देख रहे हैं, यहाँ पेज नंबर भी दिया है जो फाइनेंस एक्ट ऑफिशियल गजट में प्रिंट हुआ था एक्ट बनने के बाद, जब प्रेसिडेंट की असेंट मिल गई। तो ये 46 पेज है उसका, जिस पे से हमने ये एक्सट्रैक्ट लिया है। इन सेक्शन 39 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट, in subsection 1, for the word and within such time, for the word and within such time जो कोट्स में है, इन वर्ड्स के लिए the word within such time and subject to such conditions and restrictions shall be substituted। यानी पहले यहाँ जो वर्ड था वो पहले क्या था? within such time था। और ये सेक्शन 39 बोलता किसको है? जीएसटीआर 3बी को लेके है। ये ज़्यादा टेक्निकल लैंग्वेज में अपने को जाने की जरूरत नहीं है, सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में हम बात को समझेंगे कि एवरी रजिस्टर्ड पर्सन, हर एक रजिस्टर्ड पर्सन को शेल फॉर एवरी कैलेंडर मंथ फर्निश रिटर्न ऑफ इलेक्ट्रॉनिकली इनवर्ड आउटवर्ड, सारी डिटेल देनी है। तो किस में देनी होती थी? 3बी में देनी होती थी। तो ये इतना सारा मैटर बेकार है। एंड मैनर, उस मैनर में करना है जो मैनर प्रिस्क्राइब्ड है। विद इन सच टाइम, जो टाइम प्रिस्क्राइब्ड है 3बी के लिए 20 तारीख तक का टाइम प्रिस्क्राइब है। एंड सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एंड रेस्ट्रिक्शन। तो ये वर्ड ऐड क्यों करने पड़े?
क्योंकि अगर ये वर्ड ना होते तो आप कहते कि भाई मैं विद इन सच टाइम तो 3B फाइल कर दूंगा। अब ये 2B वाली नई कंडीशन आप कहाँ से ले आए? तो लो को हर एक चीज जस्टिफाई करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि सिंपली ऐसे ही आदेश दे दिया और चीजें हो जाएंगी। लोग में चेंज करना पड़ेगा रिस्पेक्टिव सेक्शन में। तो चेंज आया 2B को लेके सेक्शन 38 में, ठीक है जी। अब उसी का करस्पॉन्डिंग इफेक्ट किस में दिया गया? सेक्शन 39 में, कि आपको जो 3B फाइल करनी है उसमें एक कंडीशंस भी जुड़ गई है, जो कि कंडीशन है 2B जनरेट करने वाली, ठीक है जी। तो ये भी एक सिंपल सी अमेंडमेंट है। एक और अमेंडमेंट है सेक्शन 34 में क्रेडिट नोट को लेके, कि पहले क्या होता था, सेलर अगर कोई डिस्काउंट देता था, या डिस्काउंट ना कह के आप यूं कह लो कि अगर उसके गुड्स में कोई कमी निकल जाती थी या शॉर्ट डिलीवरी हो जाती थी, तो वो क्रेडिट नोट रेज कर देता था। तो सेलर ने क्रेडिट नोट रेज किया और बायर उसका आईटीसी रिवर्स करता ही नहीं था। तो ये प्रॉब्लम भी गवर्नमेंट के सामने आई होगी, इसीलिए उन्होंने कह दिया कि भाई सेलर तू क्रेडिट नोट रेज कर देगा, बायर की ट्रे में वाईएमएस में जाएगा, और टू बी जनरेट करते टाइम अगर उसने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, अगर उसने रिजेक्ट कर दिया, तो तेरी टैक्स लाइबिलिटी जो आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी है वो कम नहीं करी जाएगी, यानी तुझे वो पूरा का पूरा टैक्स जमा कराना पड़ेगा। क्रेडिट नोट के अगेंस्ट जो तू आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी को रिवर्स करने वाला था वो रिवर्स नहीं होगी। आपको वो उसका बेनिफिट तभी मिलेगा जब आप अपने बायर से बात कर लोगे कि भाई देख ऐसा है, 1 लाख का बिल था जिसमें से 10,000 रुपये तूने कम दिए मुझे, जिसके अगेंस्ट मेरी लाइबिलिटी मैं कम कर लेता हूँ और तू अपना इनपुट कम कर लियो। तो बात यही है, आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी रिवर्सल इज नॉट अलाउड थ्रू द सीएन इफ बायर विल नॉट एक्सेप्ट द सीएन एंड आईटीसी नॉट रिवर्सल, ठीक है जी। कि अगर रिवर्स्ड, अगर बायर ने आईटीसी रिवर्स नहीं किया, तो अगर टेक्निकल लैंग्वेज में देखना है तो लॉ में कैसे ऐड किया गया, ये सारी चीज़ें हम नहीं पढ़ रहे, हम सिर्फ ये पढ़ रहे हैं प्रोवाइडेड दैट, ये हम सेलर के संदर्भ में बात कर रहे हैं। वेयर इन वन और मोर टैक्स इनवॉइसेज हैव बीन इशूड, वो सारी बातें ये लिखी गई है कि अगर उसने सेलर ने किसी सप्लायर ने अगर कोई एक इनवॉइस इशू की हो या मल्टीपल इनवॉइसेज इशू की हो जिनके अगेंस्ट में उसको क्रेडिट नोट इशू करना है, तो उसकी लाइबिलिटी कम हो जाएगी। लेकिन प्रोवाइडेड दैट नो रिडक्शन ऑफ टैक्स आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी of the supplier shall be permitted if the input tax credit as is attributable to such credit note, मतलब उस क्रेडिट नोट से संबंधित जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है, इफ अवेल्ड, अगर बायर ने अवेल किया था, बायर बहुत ज़्यादा ईमानदार था, एक्सट्रीम ईमानदार था, उसने कहा कि 1 लाख का बिल है लेकिन मैंने तो 90,000 ही एक्सेप्ट किया है, तो 90,000 रुपये पे मैंने इनपुट लेना है। अगर ऐसा किया था यानी उसने 10,000 का इनपुट लिया ही नहीं था, तो भी वो चुपचाप अपने आईएमएस में एक्सेप्ट कर लेगा कि हाँ भाई 1 लाख का बिल जरूर था, मैंने तो खुद ही 90,000 का लिया था, तो 10,000 का अपना इनपुट वापस ले ले तू। तो ऐसे केस में, ऐसे केस में क्या होगा, इनपुट आपने लिया ही नहीं तो बहुत अच्छी बात है, आप आईएमएस में एक्सेप्ट कर लोगे उस क्रेडिट नोट को। अगर आपने इनपुट लिया था, आईएमएस में एक्सेप्ट करके आप उस इनपुट को रिवर्स कर रहे हो, यानी पहले आप पूरे 10 लाख के, पूरे 1 लाख के इनवॉइस पे इनपुट ले चुके थे, बट अब 10,000 रुपये के क्रेडिट नोट पे अब आप शराफत से, बायर यानी शराफत से अपना इनपुट रिवर्स करने को तैयार है, तो उसको सप्लायर को भी उसका बेनिफिट मिल जाएगा, उसकी टैक्स लाइबिलिटी भी कम हो जाएगी। इफ अवेल्ड हैज नॉट बीन रिवर्स्ड, अगर उसने रिवर्स नहीं किया रेसिपिएंट ने, तो उसको बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो नो रिडक्शन इन द आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी, तो नो से नो कट गया, यानी अगर बायर एक्सेप्ट कर लेगा तो सप्लायर को उसका बेनिफिट मिल जाएगा। लो की लैंग्वेज थोड़ी सी होती है ऐसी, टेक्निकल है, तो ज़्यादा उसको पढ़ते हैं तो कन्फ्यूजन होती है, तो इसीलिए तो वीडियो बनाई जाती है कि सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में आपको चीज़ें समझा दी जाए। तो जैसे कि नेक्स्ट अमेंडमेंट है सेक्शन 107 में और 112 में, दोनों ही सेक्शन अपील को लेकर है। एक सेक्शन 107 जो है एपेलेट अथॉरिटी के पास, और सेक्शन 112 जो है एपेलेट ट्रिब्यूनल के पास। तो ऐसे में पॉइंट ये बनता है कि अगर आपने अपील फाइल करनी है, तो अपील फाइल करते टाइम एक कंडीशन ये होती है कि जो अगर आपके पास कोई ऑर्डर आया है जीएसटी डिपार्टमेंट का, जिसमें आपकी 10 लाख के रुपए की डिमांड थी, 10 लाख में से 5 लाख आपने एक्सेप्ट कर ली, तो 5 लाख जो एक्सेप्ट कर ली वो तो आप अपफ्रंट जमा करा दो, वो तो पूरी की पूरी जमा करा दो, और जो बाकी 5 लाख आप डिस्प्यूट कर रहे हो उसका 10% जमा करवाना पहले भी पड़ता था। बट लो की जो लैंग्वेज है, फिर से हम उस टेक्निकलिटी में जाते हैं, लैंग्वेज पढ़ लेते हैं, थोड़ी सी समझने की कोशिश करेंगे। सिंप्लीफाइड तो बता ही दिया कि अगर पेनल्टी भी है ऑर्डर में, पढ़ के समझ में आएगा और अच्छे से,
नो अपील शैल बी फाइल्ड अंडर सबसेक्शन, ऊपर वाला पोर्शन हमने छोड़ दिया है, एनी पर्सन एग्रीव्ड बाय एनी डिसीजन और ऑर्डर पास बाय अंडर दिस एक्ट। तो इस एक्ट में कोई भी ऑर्डर पास हुआ जिससे आप दुखी हो तो उसके अगेंस्ट आप अपील फाइल कर सकते हो, ठीक है ना। वो ऊपर वाली सारे सब सेक्शंस में लिखा है, सेक्शन सब सेक्शन 5 तक। सब सेक्शन 6 में ये बात लिखी है, नो अपील शैल बी फाइल्ड अंडर सब सेक्शन 1 अनलेस द एपेलेंट, एपेलेंट यानी अपील करने वाला, हैज पेड, जब तक कि वो पे नहीं करेगा, इन फुल सच part of amount of tax, interest, fine, fee, penalty arising from the imposed order as is admitted by him, यानी जो वो खुद एडमिट कर चुका है वो तो पूरा का पूरा उसे पे करना है, ठीक है जी, वो तो उसे पूरा का पूरा पे करना है। येलो हाईलाइटेड वैसे अमेंडमेंट है, ये तो पुराना मैटर है, फिर भी फॉर द सिंपलिसिटी हमने हाईलाइट कर दिया, ठीक है जी। एंड के बाद क्या लिखा, अ सम इक्वल टू 10% ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ टैक्स इन डिस्प्यूट अराइजिंग फ्रॉम द सेड ऑर्डर। तो पहले क्या लिखा था, रिमेनिंग अमाउंट ऑफ टैक्स इन डिस्प्यूट, कि जो टैक्स इन डिस्प्यूट है उसका 10% आपने जमा करना है। तो पेनल्टी की बात नहीं की थी, तो उसी पेनल्टी के ऊपर भी आपको 10% जमा करना है। ये बात ले आए हैं कि प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ एनी ऑर्डर डिमांडिंग पेनल्टी विदाउट इन्वॉल्विंग डिमांड ऑफ एनी टैक्स, अगर ऑर्डर में खाली है ही पेनल्टी, यानी आपका जो टैक्स था वो तो आपने, से फॉर एग्जांपल एक ऑर्डर आया 10 लाख रुपए का टैक्स था, 2 लाख रुपए की पेनल्टी थी, 10 लाख रुपए आपने एडमिट भी कर लिए, जमा कर दिए चुपचाप। अब पेनल्टी बची, पेनल्टी के लिए आप अपील में जाना चाह रहे हैं। अब आप अपील में जा रहे हैं तो इस वर्डिंग के हिसाब से आपको टैक्स इन डिस्प्यूट का तो 10% जमा करना था, पेनल्टी का 10% नहीं करना था। उसी चीज के लिए क्लैरिफिकेशन टाइप ऑफ थिंग है ये, कि भाई अगर आपके डिमांड में सिर्फ पेनल्टी है, नो अपील शैल बी फाइल्ड अगेंस्ट सच ऑर्डर अनलेस अ sum equals to 10% of said penalty has been paid by the appellant। तो सेम प्रोविजन दोनों सेक्शंस में आए हैं, यानी 112 में भी और 107 में भी, कि सेम टू सेम रेप्लिका है दोनों में ये अमेंडमेंट, कि 10% ऑफ पेनल्टी अमाउंट भी आपको जमा करना है अपील फाइल करने से पहले। तो आप फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी कर सकते हैं अगर आपको अच्छी लगी तो, और शेयर भी कर सकते हैं अपने अकाउंटेंट्स फ्रेंड्स के साथ या अपने कोलीग्स के साथ, जिसमें वो भी अपडेट ले लें। और ऐसे ही फर्दर अपडेट लेने के लिए सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन भी दबा देंगे तो आपको